हम लोग जिस सवाल पे काम कर रहे हैं दैट वाज प्रॉब्लम 5-72। ठीक है। इससे पहले हमने एक सवाल किया है विच वाज दिस प्रॉब्लम, और इस सवाल में हमने जितने भी रिएक्शंस थे उनको कैलकुलेट किया था, तो विच वर ए वाई, ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड एंड सी जेड। 6 रिएक्शंस से 6 रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड लगाया था, फिर समेशन एम एक्स, समेशन एम वाई एंड समेशन एम जेड लगाया। ठीक है, दिस वाज व्हाट वी डिड। जिस प्रॉब्लम पे अभी हम आए हैं, इस प्रॉब्लम में व्हाट वी ऑलरेडी डिड इन द लास्ट क्लास, हमने हमें गिवन क्या है, हमें एक फोर्स गिवन है जो कि प्लेन के अंदर है, प्लेन बाय जेड के अंदर है। प्लेन शो की भी इन्होंने रेक्टेंगल बना के, और उसके बाद व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टोल्ड अस कि देयर आर जनरल बेयरिंग्स एट ए बी एंड सी। तो जनरल बेयरिंग्स के रिएक्शंस होते हैं आपके पास परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पाइप, या जब बेयरिंग का जो भी एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो एट ए द एक्सिस ऑफ पाइप इज वाई, तो z और x के रिएक्शंस है सेम थिंग एज b। और जब आप c के ऊपर जाते हैं तो एक्सिस चेंज हो गया x में, तो रिएक्शंस आर नाउ इन y एंड z। ठीक है। तो व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, हमने इसकी समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एफ जेड की इक्वेशंस फॉर्म की थी। ठीक है, तो दिस वी ऑलरेडी डिड। x के अंदर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ax और bx। y के अंदर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, Fy and Cy। So we have Fy here and we have Cy here, दो फोर्सेस हैं। और Z के अंदर we have Az, Bz, Cz and Fz। ठीक है, तो Fz is 318.2। माइनस डायरेक्शन में इधर -318 लिखा हुआ था, इक्वल टू 0 था। आई टुक इट टू द अदर साइड। ठीक, हमने जिधर स्टॉप किया था हमने कहा था कि हम समेशन एम एक्स बना सकते हैं सिस्टम का, एंड दैट समेशन एम एक्स इज गोइंग टू बी 0। और उसके लिए वी फर्स्ट आइडेंटिफाइड कि हमारे पास किस किस फोर्स कंपोनेंट का मोमेंट होगा अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमारे पास हर उस फोर्स का मोमेंट होगा जो कि आइदर एक्स एक्सिस से पास नहीं हो रही और जो फोर्स एक्स की डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो any force which is in the direction of x is not going to have a moment about x। तो bx का कोई x मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, any force which passes through the x axis उसका भी कोई मोमेंट नहीं होगा, तो ax और az का भी कोई मोमेंट नहीं है। ठीक, other forces do have moments। तो हमारे पास fy fz के मोमेंट्स हैं। ठीक है, bz का मोमेंट है, सी वाई और सी जेड का मोमेंट है। और हमने पिछली क्लास में बात ये की थी कि जब भी आपको ये चेक करना होता है कि आपका मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर इफ यू आर ओके विथ 3D विजुअलाइजेशन, तो हमें ये नजर आ रहा है कि बी जेड ऊपर की तरफ है। अगर मैं एक्स की तरफ से देख रहा हूँ तो बी एक्स इज ट्राइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज अबाउट एक्स। इफ यू कांट गेट दिस देन हमने प्रोजेक्शंस की बात की थी। अगर इस वाले केस में आपको प्रोजेक्शंस के थ्रू समझना है कि कौन सा मूवमेंट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट लेक्चर। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो वी हैव आवर इक्वेशंस। तो हमारे पास ए एक्स समेशन एम एक्स, समेशन एम वाई और समेशन एम एक्स हमारे पास है, समेशन एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड भी हमारे पास है। अब हमें समेशन एम वाई की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो समेशन एम वाई की इक्वेशन लिखने के लिए अगेन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि मोमेंट प्रोड्यूस करेंगी अबाउट द वाई एक्सिस। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले, एनी फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ मोमेंट। तो सी वाई एंड एफ वाई आर नॉट गोइंग टू हैव मोमेंट्स अबाउट वाई। Any force which passes through the y-axis is not going to have a moment. So ax, az, bx, bz are not going to have moments. ठीक है, तो काफी सारी फोर्सेस खत्म हो गई। ax, az, bx, bz खत्म हो गई, fy और cy खत्म हो गई। We only are left with two forces, एक cz बच गया और एक fz बच गया। ठीक है, तो cz का मोमेंट
y एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? कैन समबडी प्लीज टेल मी दैट? व्हाट डू यू थिंक? सी जेड के मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं. विल इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, गैस. क्लॉकवाइज होगा. क्यों क्लॉकवाइज होगा बेटा? ये हम इसको बना के देख लेते हैं. तो हमने विजुअलाइजेशन करनी है फ्रॉम द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड पे है. ठीक है ना? आपके पास एक फोर्स है सी जेड विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स हेयर. ठीक है. अब बताइए इसका क्या होगा मोमेंट? एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? व्हाट डू यू थिंक? मोमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? रोटेशन बना के देखें. दिस रोटेशन is this rotation clockwise or anti-clockwise? This rotation is anti-clockwise. ठीक है. तो सी जेड का जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज. अब आप आ जाए फोर्स एफ जेड के ऊपर. इस प्रोजेक्शन में फोर्स एफ जेड किधर है? फोर्स एफ जेड जो है आपके पास, दिस इज डायरेक्टली अबव द वाई एक्सिस. तो एफ जेड इज हेयर समवेयर. अगर एफ जेड वाई एक्सिस के थ्रू पास हो रही है, ठीक है, देन दैट मीन्स कि एफ जेड का भी कोई मोमेंट नहीं होगा. तो एफ जेड इज एक्चुअली पासिंग थ्रू दी वाई एक्सिस. तो अगर एफ जेड वाई एक्सिस के थ्रू पास हो जाएगा तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ मोमेंट. तो एफ जेड का भी कोई मोमेंट नहीं है. द ओनली फोर्स विच हैज अ मोमेंट इज सी जेड, और सी जेड का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज. बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली एक मोमेंट भी गिवन है अबाउट द वाई एक्सिस. दिस कैन ऑल्सो हैपन in some questions. They can provide you directly a moment. ठीक है, instead of forces जिसका moment निकालना पड़े, आपको directly moment भी given हो सकता है. If you're given a moment, then that means कि आप इसको directly equation के अंदर use कर सकते हैं. अब this moment is clockwise. How can we check? You can just point your thumb in the direction of y and your fingers are directed in the anti-clockwise direction. अगर आप बाई की तरफ अपना थंब करते हैं तो दिस इज ऑपोजिट टू दिस. ठीक है, आपकी फिंगर्स राइट हैंड की जो कर्ल होंगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज और 300 इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स. अगर आप बाय एक्स पॉजिटिव बाइसिस की तरफ अपनी फिंगर्स कर, दिस इज -300. तो आपके पास सी जेड का एक मोमेंट है और एक मोमेंट डायरेक्टली 300 आ गया. सी जेड का मोमेंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? मोमेंट अबाउट वाई है, force is in z, then the distance needs to be in the third axis. ठीक है, तो थर्ड एक्सिस हमारे पास x है. तो हमें डिस्टेंस देखना है कि x में कितना डिस्टेंस है y और cz का. तो ये एक डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे. दिस डिस्टेंस इज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये लाइन डायरेक्टली अबव द y एक्सिस है. तो हमें डिस्टेंस मेजर करना है x एक्सिस के अलोंग. तो द x एक्सिस डिस्टेंस इज 0.6 मीटर्स. ठीक है, हम सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे होते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने का और तरीका क्या हो सकता है? एक और तरीका हो सकता है कि आप फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को मूव करा दें. आप ले आए उसको वाई एक्सिस के सामने, तो वाई एक्सिस सामने लाएंगे तो दिस इज द डिस्टेंस दैट वी नीड इन एक्स, और ये डिस्टेंस इज स्टिल 0.6 डिस्टेंस की बात होती. ठीक, कोई मसला हो तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क. ठीक हो गया. तो हमारे पास सी जेड आ गया, तो उसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज था, 0.6 उसका डिस्टेंस था, और एक हमारे पास -300 का डायरेक्टली अप्लाइड मोमेंट आ गया. सी जेड एक वेरिएबल बचा है इसके अंदर. यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज सी जेड. अगली इक्वेशन हमने लिखनी है एम जेड की. एम जेड में हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं फोर्सेस?
any force in the z direction is not going to have a moment. तो एफ जेड का कोई मोमेंट नहीं है मेरे पास. Let's try and remove the forces. इनका कोई मोमेंट नहीं होगा. This is not going to have a moment. This is not going to have a moment. So any force passing through the z axis is not going to have a moment. Also bz का भी कोई मोमेंट नहीं है. bz भी z की डायरेक्शन में. z एक्सिस से क्या क्या पास हो रहा है? ax पास हो रहा है, ax और az दोनों पास हो रहे हैं, तो इनका भी कोई मोमेंट नहीं है. व्हाट इज लेफ्ट? एक fy है. क्या fy का कोई मोमेंट होगा? fy का भी मोमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस फोर्स इज इन अ प्लेन, yz प्लेन के अंदर है, और ये जो प्लेन है ये बिल्कुल z एक्सिस के थ्रू पास हो रही है. तो दिस फोर्स एक्चुअली passes through the z axis. So if it passes through the z axis, इसका भी कोई मोमेंट नहीं है. ठीक है, तो we are left with what? हमारे पास एक bx बाकी बच गया और एक हमारे पास cy बाकी बच गया. ठीक है, तो we only have two forces which we need to take the moment of. ठीक, z एक्सिस से विजुअलाइज करके देखें. z एक्सिस से विजुअलाइज करेंगे तो आपके पास xy प्लेन बनेगी इस तरीके से. एक्सिस डाउन, ये वाला है जो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये डाउनवर्ड है. जेड एक्सिस से देख रहा हूं तो वाई एक्सिस आ गया. एक फोर्स आपके पास बी एक्स है और एक फोर्स आपके पास सी वाई है. दिस इज योर जेड एक्सिस. ठीक, क्या हो रहा है? इन फोर्सेस की ओरिएंटेशन क्या है? रोटेशन की, टेंडेंसी की. bx is clockwise, cy is also clockwise. ठीक है, तो दोनों clockwise है. ठीक हो गया. अब वो what else can we do? अब हमें इनका डिस्टेंस भी निकालना है. डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा. bx का जो डिस्टेंस है that is going to be in y direction. मोमेंट मेरा z में है, फोर्स मेरी x में है, तो डिस्टेंस मेरा y में. तो bx का डिस्टेंस along the y-axis from the z-axis is 0.8. right. तो फिर what else is there? हमारे पास cy आ गया. सही, cy के लिए हमारे पास डिस्टेंस कितना है? फोर्स इज इन द y डायरेक्शन, मोमेंट इज अबाउट z. बचा क्या? x एक्सिस बच गया. x एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज, z एक्सिस जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 0.6. ठीक है, ये 0.6 जो है दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दोनों फोर्सेस नेगेटिव आ गई. bx के साथ हमने 0.8 लिख दिया, cy के साथ हमने 0.6 लिख दिया. दोनों क्लॉकवाइज हैं, दोनों को हमने नेगेटिव बना दिया. क्या हमें इनमें से कोई चीज पता है? अगर आप अपनी समेशन एफ वाई की इक्वेशन देखेंगे, टॉप से जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इस स्लाइड के अंदर, दिस वन हियर, दिस ऑलरेडी हैज cy. ये हमने जब समेशन एफ वाई को 0 लिखा था उधर से cy निकल के आया था. तो cy इज नोन, so we can plug that in and we can find out bx. अब इन सवालों के अंदर what you will need to do is you will have 6 equations. तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सर्च अराउंड करना पड़ेगा. किस इक्वेशन के अंदर डालूं तो मेरे पास अननोन निकल के आ जाएगा, तो आपको थोड़ा प्लान डेवलप करना पड़ेगा. ऐसी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी जिसमें सिर्फ एक अननोन बचा हो, तो उसको आप साथ से सॉल्व करें. अगर ऐसा नहीं हो रहा, इफ यू आर गेटिंग 2 equations in 2 unknowns या 3 equations in 3 unknowns, तो उनको आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपके पास 6 equations है, 6 unknown है, तो आपको किसी सिस्टम के तहत इसको सॉल्व करना पड़ेगा. आपका कैलकुलेटर डायरेक्टली 6 equations तक सॉल्व नहीं करता. ठीक, तो हमारे पास bx निकल के आ गया. अब हमारे पास कितने सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है? हमारे पास cy ऑलरेडी अवेलेबल है, cz ऑलरेडी अवेलेबल है, bx ऑलरेडी अवेलेबल है. दिस इज ऑलरेडी नोन. ax निकालना है. ठीक है, ay निकालना है, ax निकालना है, az निकालना है, उसके अलावा हमें bz निकालना है. ठीक है, तो 3 चीजें बाकी रह गई हैं, उनको मैं सॉल्व कर. 3 हमारे पास इक्वेशंस भी अवेलेबल है. ठीक है, वी हैव 3 इक्वेशंस अवेलेबल टू अस. पहली इक्वेशन को देखें, ax इक्वल्स टू माइनस bx है.
माइनस बी एक्स है, बी एक्स हमारे पास ऑलरेडी 238.65 गिवन है, माइनस बी एक्स बिकम्स माइनस 228.65, तो ए एक्स भी आ गया। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है? दूसरी इक्वेशन में हमारे पास एक अननोन है ए जेड और दूसरा अननोन है बी जेड, दो अननोन है, सी जेड मुझे पता है। और जो मेरे पास तीसरी इक्वेशन है इसके अंदर एक अननोन है बी जेड, सही, सी वाई मुझे पता है, सी जेड भी मुझे पता है। तो इफ आई राइट द सेकेंड इक्वेशन इसके अंदर दो अननोन होंगे, तो इफ आई राइट द थर्ड इक्वेशन इसके अंदर सिर्फ एक अननोन होगा। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम लिख दें तो आई कैन फाइंड आउट माई बी जेड। मैंने इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दिया, आई टुक एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, सिर्फ बी जेड रह गया, सी वाई मुझे पता है, सी जेड मुझे पता है, आई कैन प्लग एवरीथिंग इन एंड आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज बी जेड। अब दूसरी इक्वेशन के अंदर मुझे अब बी जेड भी पता है, मुझे अब सी जेड भी पता है, तो अब एक चीज रह गई है ए जेड, आई कैन फाइंड दैट आउट। तो तीसरी इक्वेशन के अंदर से आई कैन फाइंड आउट ए जेड एंड दैट कम्स आउट टू बी 90.9। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक। अब इस सवाल में व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस सवाल के अंदर 6 इक्वेशंस फॉर्म हुई थी, तो सॉल्यूशन स्ट्रेटजी आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। जहां तक बात है समेशन एफ और समेशन एम की इक्वेशन बनाने की, दैट इज स्टैंडर्ड, यू कैन जस्ट फाइंड दैट आउट, सही। आप समेशन एफ की 3 इक्वेशन लिखते हैं, समेशन एम की 3 इक्वेशन लिखते हैं, उसमें से आपको कुछ ना कुछ इक्वेशंस से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। या तो ऐसा होगा कि किसी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, उससे डायरेक्टली आंसर आ गया। ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई सी दो ऐसी इक्वेशंस बने उनके अंदर खाली दो अननोन, तो आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। यू विल नीड टू फॉर्म अ स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो थोड़ी सी सॉल्यूशन की स्ट्रेटजी आपको इन रियल टाइम फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी कि 6 इक्वेशंस में कहां से शुरू करना है और फिर किस इक्वेशन के अंदर आंसर्स डालते जाने। एक सवाल और देख लेते हैं। इस सवाल के अंदर वी वोंट बी एबल टू फिनिश दिस थिंग कंप्लीटली, ठीक है, प्रोबेबली देख लेते हैं कितना हो पाता है। वैसे ये सवाल इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, रिलेटिवली इजी है, क्योंकि इसमें हमारे पास अननोन्स भी कम है और हमारे पास फोर्सेस भी कम है। एक आपके पास बूम है विच इज दिस ब्लू बार, ठीक है, इसमें एक आप फ्लावर पॉट सपोर्ट कर रहे हैं। अब boom itself is along the y axis, flower pot is hanging in the z axis, उसका weight z axis में एक्ट कर रहा है। इसको होल्ड करने के लिए they have placed 2 cables, ठीक, ए बी और ए सी। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर्स ए बी एंड ए सी। They're saying that there is a ball and socket joint at O. Ball and socket joint अगर आपको याद नहीं क्या होता है, यू कैन ऑलवेज रिविजिट द टेबल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का पर्पस ये होता है कि वो सारी ट्रांसलेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है और सारी रोटेशंस को अलाउ करता है, ठीक है। तो दो केबल्स हैं, दोनों के अंदर टेंशन होगी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट वी आर कंसर्न्ड विद। तो हम मॉडल करेंगे अपने बार को, ओ ए को, तो ओ ए के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर जो टेंशन एक्ट हो रही होगी दे विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए, वेट एक्ट कर रहा होगा, ओ के ऊपर 3 फोर्सेस के रिएक्शंस होंगे। तो अगर हमें इस चीज की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो वी नीड टू नो कि हमारे पास ओ के ऊपर 3 रिएक्शंस है, सही है, तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, 3 फोर्स रिएक्शंस आ गए, ठीक हो गया। आपके पास ए के ऊपर 2 टेंशन है, ए बी और ए सी, और एक वेट एक्ट कर रहा है। दिस इज द एंटायर सिस्टम। अब हमसे उन्होंने रिएक्शंस नहीं पूछे हुए, उन्होंने हमसे पूछे हुए हैं मोमेंट्स, दैट इज सॉरी, उन्होंने हमसे पूछी हुई है सिर्फ टेंशन इन द 2 केबल्स, सिर्फ 2 केबल्स की टेंशन हमें निकालनी, सिर्फ 2 अननोन्स, सही। तो वी डोंट नीड टू एक्चुअली राइट ऑल 6 इक्वेशंस इन दिस केस। आप लिख देंगे, यू उसमें कुछ भी नहीं होगा, यू कैन स्टिल सॉल्व द प्रॉब्लम, बट वी डोंट एक्चुअली नीड इट। इस प्रॉब्लम में क्योंकि हमें सिर्फ टीएबी और टीएसी चाहिए, सबसे पहला काम तो ये करें कि आप टीएबी और टीएसी को पोजीशन वेक्टर मेथड से लिख लीजिए।
इसके लिए आपको अपनी चैप्टर 2 की जो थ्योरी है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी अवेलेबल हैं। आप आर बी रिलेटिव टू ए बनाएंगे, आप आर सी रिलेटिव टू ए बनाएंगे, आप उनको यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। यू आर गोइंग टू गेट व्हाट इज अवेलेबल इन द पैरेंथेसिस। सही है। मैग्नीट्यूड अननोन है बट डायरेक्शन इज नोन, तो जो नोन डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पे ली। सही। अगर मेरे पास ये डायरेक्शन भी नोन नहीं होती तो मेरे पास टी ए बी वेक्टर के अंदर, एक वेक्टर के अंदर 3 अननोन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट। बट ऐसा है नहीं हमें, क्योंकि उन्होंने केवल ये कोऑर्डिनेट्स बता दिए। इसका मतलब ये है कि वी नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो वी ओनली नीड टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन। हमें दोनों टेंशन का मैग्नीट्यूड निकालो। हमें क्योंकि सिर्फ टी ए बी और टी ए सी चाहिए, वी कैन ओनली वर्क विद द मोमेंट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखें, अगर मैं एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ ना, एक्स वाई सी, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, मैंने शायद जेड और वाई को उल्टा करके लिख दिया है, तो दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। अगर मुझे अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट लूं या वाई के अबाउट मोमेंट लूं या जेड के अबाउट मोमेंट लूं, इन तीनों में से किसी रिएक्शन का मोमेंट नहीं आएगा, बिकॉज दीज रिएक्शंस आर पासिंग थ्रू ऑल थ्री एक्सिस। तो फायदा ये होगा मेरी मोमेंट इक्वेशन यूज करने का कि मुझे अपने रिएक्शंस को कंसीडर करना ही नहीं पड़ेगा। आई कैन जस्ट टेक द मोमेंट्स, और उन इक्वेशंस के अंदर मेरे पास ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड आएंगे ही नहीं। ठीक। अब एक और चीज क्या होगी, अब आपके पास जो मोमेंट की इक्वेशन बन रही है, इनमें से जो एम वाई की इक्वेशन है वो भी फॉर्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एम वाई के अंदर एनी फोर्स विच पासेस थ्रू द वाई एक्सिस, उसका कोई मोमेंट नहीं होता। तो ओ एक्स ओ वाई और जेड का कोई मोमेंट नहीं है। टी ए बी टी ए सी और डब्ल्यू भी वाई एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो इनका भी कोई मोमेंट। तो हमारे पास एसेंशियली सिर्फ दो इक्वेशंस बच गई, एम एक्स और एम जेड। हमारे पास दो अननोन है, टी ए बी का मैग्नीट्यूड, टी ए सी का मैग्नीट्यूड, और दो इक्वेशंस हैं, समेशन एम एक्स और समेशन एम जेड। ठीक। तो इस सवाल इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इस सवाल में एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि अब आपको इन्होंने डायरेक्टली फोर्सेस के कंपोनेंट्स नहीं बताए हुए। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, हमारी फोर्सेस ही डायरेक्टेड थी अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस। दो सवाल पहले जो हमने सवाल किया था उसके अंदर 900 न्यूटन की फोर्स अवेलेबल थी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो जेड एक्सिस में फोर्स। अब फोर्स इटसेल्फ इज नॉट अलोंग एनी एक्सिस, तो फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको खुद विजुलाइज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो उसकी विजुअलाइजेशन के लिए लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहला काम क्या करना चाह रहे हैं, हम पहला काम करना चाह रहे हैं समेशन एम एक्स लिखना चाह रहे हैं। अगर हम समेशन एम एक्स लिख रहे हैं तो वी नीड टू सी कि एम एक्स में कौन कौन से कंपोनेंट सोर्स के एक्ट करेंगे। सही। वेट क्या कोई कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा एक्स के अबाउट? वी बिलीव इट विल, बिकॉज एक्स के थ्रू वेट पास नहीं हो रहा, वेट इज अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है। तो वेट की जो फोर्स है, दिस इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और ये एक्स के थ्रू पास भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 6 फीट गिवन है। तो वेट का मोमेंट होगा। टीएबी और टीएसी का मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम? इसको निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली विजुअलाइज दिस थिंग एज लाइक दिस। तो मैं सिर्फ यहाँ पे टीएबी लिख रहा हूँ, टीएबी ड्रॉ कर रहा हूँ। टीएसी इज द मिरर इमेज ऑफ दिस। टीएबी और टीएसी में सिर्फ ये फर्क है कि टीएसी का जो एक्स कंपोनेंट है वो माइनस एक्स डायरेक्शन। आप इधर देखें, टीएबी और टीएसी के अंदर y component is -6/7, z component is +3/7, बट x component एक में +2/7 है, एक में -2/7 है। तो द ओनली डिफरेंस दैट इज कमिंग अप बिटवीन AC एंड AB इज इन द x component। तो x component जो होगा AC का वो -x डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप एक को विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप दूसरे को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आपके पास एक फोर्स है TAB, उसके 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो तीनों कंपोनेंट्स मैंने इधर ड्रॉ किए। क्योंकि ये फोर्स y डायरेक्शन में है तो इसका जो y एक्सिस के थ्रू पास हो रही है। ठीक है। ये जो फोर्स है हमारे पास पॉइंट ए पे लगी हुई, पॉइंट ए y एक्सिस के ऊपर है,
तो जो इसको y कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। x में बना दिया और z हमने z में बना दिया। यू डोंट एक्चुअली नीड टू ड्रॉ दिस, जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शंस के लिए ये लाइनें ड्रॉ की हैं डैश, आप डायरेक्टली 3 डायरेक्शंस के अंदर उनकी फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट वुड वर्क। अब हमें ये पता है कि ये जो है दिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द माइनस वाई साइड, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई साइड इस तरफ है, फोर्स डायरेक्टेड इन द माइनस डायरेक्शन है, तो वाई कॉम्पोनेंट माइनस में बना दिया। फोर्स इज डायरेक्टेड अप, तो जेड कॉम्पोनेंट ऊपर बना दिया। फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि ये बी तक आ रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन डाउन इस तरफ है, एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ, सही। सिमिलरली अगर मैं सी को देखूंगा, सी दूसरी तरफ है, तो सी का एक्स कॉम्पोनेंट माइनस में चला जाएगा। इफ यू कैन ड्रॉ दिस देन यू कैन आइडेंटिफाई कि एक्स के अबाउट मूवमेंट किस किस चीज के होंगे। तो एक्स के अबाउट हमारे पास मूवमेंट बेटा किस किस चीज के आ रहे हैं, एक्स के बाद हम के मूवमेंट जो हमारे पास आ रहे हैं दे आर गोइंग टू बी टी ए बी, एक्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सही है। टी ए बी वाई जो है, इफ यू एक्सटेंड दिस थिंग पासिस थ्रू द एक्स एक्सिस, तो टी ए बी वाई का भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। हमारे पास टी ए बी जेड का मूवमेंट होगा, ठीक है, टी ए बी जेड का मोमेंट है, इसके जेड कॉम्पोनेंट का मोमेंट है। जेड कॉम्पोनेंट है क्या, 3/7 टी ए बी, 3/7 टी ए बी इज द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ टी ए बी। और सिमिलरली एक और फोर्स है ए सी आपके पास, इस ए सी फोर्स का भी जो जेड कॉम्पोनेंट होगा दैट इज एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, ए सी भी यहीं पे ड्रॉ होगा ना, तो ए सी इज, if I just show you, AC is also here somewhere, तो AC जो है दैट इज है, तो उसका x कंपोनेंट इस तरीके से बन रहा है और z कंपोनेंट उसका एग्जैक्टली टी ए बी जेड के ऊपर है और y कंपोनेंट उसका एग्जैक्टली टी ए बी वाई के ऊपर है। तो इसी जगह पे एक टी ए सी जेड भी है और इसी जगह पे एक आपके पास टी ए सी वाई, सही। तो आपके पास अभी जो मोमेंट बन रहे हैं वो सिर्फ टी ए बी जेड के बन रहे हैं और टी ए सी जेड के मोमेंट बन रहे हैं, दैट दोज आर द ओनली मोमेंट्स वी आर गेटिंग राइट नाउ फ्रॉम द टेंशन फोर्सेस। वेट का भी मोमेंट आएगा। तो अब हमारे पास अगर मैं एक्स एक्सिस से विजुलाइज कर रहा हूं, एक वाई एक्सिस है, एक मेरे पास जेड एक्सिस है, टी ए बी जेड इज डायरेक्टेड अप, सही है। यहीं पे टी ए सी जेड भी है और द वेट इज डायरेक्टेड डाउन। तो टी ए बी और टी ए सी जेड की जो रोटेशन आ रही है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज और जो वेट की रोटेशन आ रही है दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक। तो वेट का जो मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, टी ए बी और टी ए बी जेड और टी ए सी जेड का जो मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। मोमेंट आर्म सबका 6 फीट है, तीनों फोर्सेस जेड में है। The moment is about the x-axis, the distance is going to be along the y-axis. तो ये जो distance है that is 6 feet, question के अंदर given है, ठीक है। तो if we can just use this information and write down the equations that we need, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, टी ए बी का जेड कॉम्पोनेंट टाइम्स 6 प्लस टी ए सी का जेड कॉम्पोनेंट टाइम्स 6 माइनस डब्ल्यू टाइम्स 6। डब्ल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। डब्ल्यू वाज गिवन एज 75 पाउंड्स, 75 पाउंड्स ही था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 75 पाउंड्स है वेट, ठीक है। तो 75 पाउंड्स हमारे पास वेट अवेलेबल है, तो हम लोगों ने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट टर्न्स आउट टू बी 450, ठीक। कोई मसला है बेटा भी, ओके मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज मैं ये पढ़ा रहा होता तो मुझे चैट में नहीं पता चलता, तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन डोंट राइट इट इन द चैट, आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कोई मसला हो तो। राइट, तो हमारे पास
एक्स की इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन मुझे लिखनी है दैट इज इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगी, जेड में कौन कौन सी फोर्सेस के मोमेंट्स आएंगे, जेड एक्सिस इज दिस, ठीक है। तो आपके पास एक टी ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, ये भी गड़बड़ लग रहा है। तो एक आपके पास टी ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट है, एक आपके पास टी ए सी का एक्स कॉम्पोनेंट है, ठीक हो गया। इनके जो z कंपोनेंट्स हैं उनका कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज z के अबाउट z की फोर्सेस कुछ प्रोड्यूस ही कर सकती। इनके जो y कंपोनेंट्स हैं, y कंपोनेंट्स को अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, दे पास थ्रू द z एक्सिस, उनका भी कोई मूवमेंट नहीं है। द ओनली मूवमेंट लेफ्ट विद इज विद द x कंपोनेंट। सो TAB का x कंपोनेंट और TAC का x कंपोनेंट ये z के अबाउट मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। फोर्स x में है, मोमेंट z में है, डिस्टेंस y में होगा, तो डिस्टेंस इज स्टिल 6 फीट, सेम 6 फीट इज द डिस्टेंस, सही। हम समेशन mx लिख रहे हैं। TAB का x कंपोनेंट इज कमिंग फ्रॉम 2/7 TAB, TAC का x कंपोनेंट इज -2/7 TAC, ठीक है। AB की रोटेशन अबाउट द z एक्सिस, अगर मैं इसी फोर्स को देखूं तो दिस रोटेशन इज अबाउट द z एक्सिस, दिस रोटेशन इज लाइक दिस। और AC की जो रोटेशन है, AC की रोटेशन इज ऑपोजिट टू दिस। तो AC की रोटेशन, ठीक है, तो AC की जो आपके पास रोटेशन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और AB की जो रोटेशन है आपके पास दैट इज क्लॉकवाइज। अब इस इक्वेशन के अंदर व्हाट आई एम रिटन इज, मैंने इसको उल्टा करके लिखा हुआ है, बट दैट डज नॉट मैटर। मुझे करना क्या चाहिए इस इक्वेशन के लिए, आई शुड जस्ट स्पेसिफाई कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। इस इक्वेशन में मैं स्पेसिफाई कर दूं मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, देन इट इज ओके, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू स्पेसिफाई कि आप किस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूवमेंट ले रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, सही। आगे चलें। इस समय पता क्या चल रहा है, इस समय पता ये चल रहा है अगर मैं TAC को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 2/7 कैंसिल में 2/7, इट टर्न्स आउट दैट TAB इज इक्वल टू TAC। TAB TAC की इक्वल है। आप पहली इक्वेशन के अंदर TAC की जगह TAB रिप्लेस करा दें, एक अननोन बच्चे का, यू कैन सॉल्व इट। तो हमें इन दोनों इक्वेशन से जो आंसर निकल के आएगा वो TAB और TAC इक्वल निकल के आएंगे। दूसरी इक्वेशन में ये बता रही है कि TAB और TAC इक्वल है। 2/7 कैंसिल हो जाता है, TAB माइनस TAC इक्वल्स टू 0, विच मींस TAB इक्वल्स टू TAC, ठीक। इस इक्वेशन के अंदर मैंने TAC की जगह TAB रिप्लेस करा दिया, एक अननोन बचा है, सॉल्व कर ले उसको। व्हेन यू सॉल्व इट व्हाट वी गेट इज TAB इक्वल्स टू TAC टर्न्स आउट टू बी 87.5, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आई एम होपिंग कि यू आर गेटिंग दिस। अगर कोई मसला हो रहा है बेटा तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आई एम डन विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक चीज जो मुझे सिर्फ यहाँ पे दिखानी है, मुझे दिखानी है कि जो बुक में इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन किया हुआ है, दे हैव डन इट स्लाइटली डिफरेंट। उन्होंने ये बोला कि मुझे ये जो विजुअलाइजेशन हो रही थी ना, दिस विजुअलाइजेशन कैन बी डिफिकल्ट, दिस वन, सही। तो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, तो मैं समेशन एफ निकाल सकता हूं, नॉट समेशन एफ इक्वल्स टू 0, मैं समेशन एफ ए निकाल सकता हूं कि ए के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, सिर्फ ए के ऊपर। तो मेरे पास ए के ऊपर TAB एक्ट कर रहा है, TAC एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू एक्ट कर रहा है। तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी एट ए। मुझे मोमेंट निकालना है अबाउट ओ, सही है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली use the vector equation and find out the complete moment about O। तो जब मैं O के अबाउट मोमेंट निकालूंगा ना, तो लेट्स गो एंड सी के बुक का क्या सोल्यूशन। बुक ने काम किया कि मैं वेक्टर मेथड से करता हूं, तो वेक्टर मेथड से मेरे पास मोमेंट का वेक्टर निकल के आता, तो मुझे RA चाहिए। RA relative to O is this thing, so this is RA relative to O which is simply 6J। मुझे F चाहिए, तो मेरे पास फोर्स इज द नेट फोर्स विच इज द सम ऑफ द थ्री फोर्सेस,
एफ ए बी इन्होंने टी की जगह उन्होंने एफ लिया हुआ है, तो एफ ए बी और एफ ए सी के वेक्टर्स मुझे पता है। W इज सिंपली -75 के। आप तीनों फोर्सेस को ऐड करा दें, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो दिस इज एफ ए बी, एफ ए सी और W। और जो भी इनका रिजल्ट आ रहा है इनका आप वेक्टर प्रोडक्ट ले लें, आर क्रॉस एफ कर दें। तो अगर आप आर क्रॉस एफ करेंगे इसका, तो यू आर गोइंग टू गेट अ मोमेंट वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, मोमेंट की वेक्टर इक्वेशन आएगी। तो आपके पास जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी mxi प्लस myj प्लस mz एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इट माइट सीम कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, बट एसेंशियली देखें हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हम सारा काम साथ कर रहे हैं। तो हमने पिछले वाले मेथड में हमने समेशन mx लिखा था, हमने समेशन mz लिखा था, हमने कहा था समेशन my 0 है। जब आप वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो वेक्टर इक्वेशन से आपके पास सारे मोमेंट्स, x के अबाउट मोमेंट, y के अबाउट मोमेंट, z के अबाउट मोमेंट, सारे मोमेंट्स एक ही इक्वेशन के अंदर सॉल्व होकर आ जाते हैं। तो दिस इज योर समेशन mx इक्वल्स टू 0, दिस थिंग इज समेशन mz इक्वल्स टू 0। तो जो हमने पीछे काम किया था, जो हमने इक्वेशन लिखी थी, mz की इक्वेशन लिखी थी, सेम इक्वेशन इधर आ रही है। सही है, हमने mx की इक्वेशन लिखी थी, सेम इक्वेशन इधर आ रही है। तो वेक्टर इक्वेशन से इट माइट सीम के थोड़ा सा काम लंबा हो रहा है, बट चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस। ठीक है, तो ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो स्केलर कंपोनेंट्स बना के स्केलर कंपोनेंट से काम चलाएं। दैट इज इजियर बिकॉज उसमें किसी किस्म की बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना पड़ रहा होता, उसमें आपको अपनी विजुअलाइजेशन पे रिलाय करना होता। इफ you are stuck in the visualization part, then you can simply use the vector equation। तो आप वेक्टर इक्वेशन से किसी भी फोर्स का कंप्लीट मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे एक और फोर्स है, क्योंकि एक रैंडम सी डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट कर रही है, लेट्स से F। तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस फोर्स को मैं कैसे सॉल्व करूं, उन्होंने आपको डायरेक्टली इसका वेक्टर बता दिया कि लेट्स से दिस इज 3i माइनस 4j, ओके, प्लस 2k भी। तो मैं सिंपली ये कर सकता हूं कि मैं इस फोर्स का मोमेंट निकाल लूं, तो मैं सिर्फ फोर्स F का मोमेंट निकाल रहा हूं अबाउट O, सिर्फ फोर्स F का मोमेंट निकाल रहा हूं अबाउट। तो इसका जो भी मेरे पास आंसर आएगा, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ ओनली द फोर्स F। अब मैं जब समेशन एफ वाई, समेशन एम एक्स, समेशन एम वाई, समेशन एम जेड लिख रहा हूँ, अगर मैं मैनुअली ये चीज खुद से लिख रहा हूँ जैसे हम पहले लिख रहे थे, आई कैन सिंपली एड दिस थिंग हियर। तो अगर किसी भी फोर्स के मोमेंट में मसला हो रहा है, उसका मोमेंट आप वेक्टर इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं मोमेंट के, वो आप अपनी समेशन एम एक्स, समेशन एम वाई और समेशन एम जेड की इक्वेशन में डायरेक्टली ऐड करा सकते हैं। मोमेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा होता जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो आप उसकी डायरेक्टली कंपोनेंट्स के आप मोमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर 2 3 4 अवेलेबल था, तो आई कैन सिंपली टेक द मोमेंट ऑफ द एक्स कंपोनेंट, टेक द मोमेंट ऑफ द वाई कंपोनेंट एंड टेक द मोमेंट ऑफ द जेड कंपोनेंट। तो ये अपनी चॉइस के ऊपर होता है कि अगर किसी को वेक्टर इक्वेशन से सॉल्व करना है तो दे कैन यूज दिस अप्रोच एज वेल, बट दिस इज फास्ट इन रियलिटी। ठीक है, कि अगर आपकी विजुअलाइजेशन ठीक है, उसको डेवलप कर सकते हैं आप मेहनत करके, देन दिस इज व्हाट वी नीड। ठीक है, इससे काम चल जाता। दिस इज इट। तो लेट्स स्टॉप हियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। There's no question. ठीक है, चलो बेटा, लेट्स स्टॉप हियर। इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी कैन स्टॉप हियर। आपकी अभी क्लास भी है इसके बाद, एंड विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड विल जस्ट कीप ऑन डूइंग
प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स को विल ट्राई टू डिस्कस, हम डिस्कस करके देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि आपकी विजुअलाइजेशन भी थोड़ी सी डेवलप हो। तो दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट, वो बुक का सवाल उस तरीके से नहीं है, ठीक है, करंट वो बुक में नहीं है, इस तरह का सवाल पिछले वर्जन से लिया हुआ है शायद, ठीक है। तो इस सवाल को देखेंगे कि इस सवाल में क्या हो रहा है। इसमें कुछ फिजिकल टर्म्स में बात हो रही है कि जहाज की लिफ्ट है, जहाज का वेट है, उसकी थ्रस्ट है, तो इस इन टर्म्स में बात हो रही है, सही है। और यहाँ पे एक जहाज का जो विंग है वो फिक्स्ड है एक एंड पे। तो विल लुक एट दिस प्रॉब्लम टुमारो एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस, आगे चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप हियर एंड विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।